बजट 2026 मैं आम आदमी, आम भारतीय नागरिक, मेरे लिए क्या बदला, या मुझे कोई इकोनॉमिस्ट होना पड़ेगा ये बजट 2026 समझने के लिए। मेरी जिंदगी में क्या बदलाव आया? मेरी जिंदगी में वही आम जिंदगी जैसे सैलरी की चिंता, प्रमोशन की चिंता, मेरी मेडिकल हेल्थ की चिंता और मेरे बच्चों के एजुकेशन या ऐसा कहें कि फ्यूचर की चिंता। रात को सोने के बाद सुबह उठने पर, या ऐसा कहें कि बजट डे खत्म होने के बाद जब सुबह उठते हैं तो मेरी जिंदगी वैसी की वैसी ही रह गई जो पहले इतने सालों के बजट डे के बाद थी। वही रोड पे गड्ढे, वही लंबा चौड़ा अस्पताल का बिल, या लंबी लंबी ट्रेनों की वेटिंग लिस्ट। जी हाँ, वह फास्ट या अल्ट्रा हाई स्पीड ट्रेन से मेरी जिंदगी में क्या फर्क पड़ा? सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, कंटेंट क्रिएटर लैब्स। अरे भाई, जब यही नहीं पता कि सेमीकंडक्टर मिशन 1.0 कब आया था तो क्या करेंगे? और कंटेंट क्रिएटर लैब्स कब सरकारी स्कूल में बनी थी पहले किसी तरह की कंप्यूटर लैब, जो अब कंटेंट क्रिएटर के लिए लैब बनेंगी। और यह हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पता नहीं मेरे बुढ़ापे तक बन पाएगा या नहीं, क्योंकि आज भी जब मैं ट्रेन में कहीं ट्रैवल करने की सोचता हूं तो 2 से 3 महीने एडवांस सोचकर टिकट करने पड़ते हैं, तब जाकर कोई कंफर्म सीट मिलती है। तो बजट 2026 मेरी जिंदगी में क्या चेंज लेकर आएगा, या ऐसा कहें कि क्या कोई चेंज आएगा भी या नहीं, इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा। तो बजट 2026 में आम उन सैलरीड लोगों की उम्मीद थी कि जैसे पिछले साल सरकार ने सैलरी की लिमिट या टैक्सेबल सैलरी 12,75,000 रुपए के बाद टैक्सेबल कर दी थी, यानी कि 12 लाख की लिमिट प्लस 75,000 रुपए स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो उन सैलरीड भाई बहनों की मेरी उम्मीद थी कि सरकार इस बजट में उसको भी बढ़ा देगी, या जॉइंट कपल टैक्सेशन जैसे हमने पहली वीडियोस में डिस्कस किया है वह लॉन्च कर देगी। बट सरकार ने उनकी सारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया। जी हाँ, पानी फेर दिया। आपने यह कह दिया कि पिछले साल तो हम आपकी लिमिट 7 लाख से बढ़ाकर 12 लाख कर देंगे, टैक्सेबल लिमिट 5 लाख एक ही साल में बढ़ा दी, और इस साल आपने कुछ भी नहीं बढ़ाया। आप ये देखो कि महंगाई 5 से 6%, गवर्नमेंट का खुद का डेटा है कि बढ़ रही है। स्कूल की फीस 10 से 15% बढ़ रही है। पेट्रोल के पैसे भी बढ़ रहे हैं। विदेश में ट्रैवल, घूमना फिरना तो छोड़ो, भारत में घूमना फिरना और भी महंगा हो रहा है। बट फिर भी जो मिडिल क्लास है या हमारे देश की मेजर आबादी है, उसके लिए सरकार ने टैक्स फ्री लिमिट नहीं बढ़ाई। तो यह बहुत अच्छा नहीं है। सरकार थोड़ी बहुत लिमिट यहां बढ़ाती तो आम जनता को फायदा होता। शायद मुझे लगता है इसके पीछे एक रीजन है जीएसटी 2.0। सरकार ने यह देखा कि जीएसटी 2.0 लॉन्च करके हमने जो आम जनता को जीएसटी रेट कट का बेनिफिट दिया है, उससे महंगाई जितनी बढ़ी है उसको हमने ऑफसेट कर लिया। यानी कि जीएसटी 2.0 में जो भी फायदे आम जनता को दिए थे वह टैक्स स्लैब ना बढ़ाकर वापस ले लिए। इसे कहते हैं बजट बैलेंस करना। यानी कि आम जनता, आम पब्लिक जहां 100 रुपए में अपना घर खर्च चला रही थी और उसे उम्मीद थी कि इस बजट में हम और कुछ पैसे बचा के सेविंग्स या हमारी लाइफस्टाइल पे खर्च कर सकेंगे, सरकार ने उसको बैलेंस कर दिया। कोई बेनिफिट यहां आम जनता के पास नहीं रहा। अब आते हैं हम स्टॉक मार्केट के बारे में बात करते, यानी कि रिटायर्ड लोगों का टाइम पास, यंग जनरेशन का एडिशनल पॉकेट मनी, और मेरे जैसे कुछ लोगों के लिए कुछ स्वीट इनकम। जी हाँ, स्वीट इनकम। सरकार ने इस स्वीट इनकम के ऊपर भी 150% अपना कमीशन बढ़ा लिया। जो एसटीटी सरकार 0.02% लेती थी, सरकार ने उसको 0.05% कर दिया, यानी कि 150% इंक्रीज। जी हाँ, आप एक तरफ कह रहे हो कि सैलरी में कोई टैक्स रिलीफ नहीं देंगे, कोई डिडक्शन नहीं बढ़ाएंगे, और आप अपने कलेक्शन को 150% बढ़ा रहे हो, और आप ये रीजन दे रहे हो कि इससे यह सट्टा कम होगा। आप देश में बताइए कि क्या दारू की प्राइस बढ़ने से या सिगरेट की प्राइस बढ़ने से इसका कंजम्पशन कभी कम हुआ है? नहीं, यह और बढ़ा ही है। और सेबी की एडवाइजरी या आप किसी भी न्यूज चैनल को देख लीजिए, सबका एक यही ओपिनियन है कि यह एसटीटी बढ़ने के बाद भी आपका यह सट्टा, जिसे गवर्नमेंट सट्टा कहती है, यह कम नहीं होगा, क्योंकि हर आमजन आज के जमाने में अपने पोर्टफोलियो को हेज करना चाहता है। जी हाँ, अगर मेरे शेयर्स या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट है तो मैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में जाके अपने आप को हेज करना चाहता हूं, ना कि मैं उन हेज फंड्स के पास जा सकता हूं जो करोड़ों अरबों रुपए का इन्वेस्टमेंट रखकर अपने आप का पैसा बना रहे हैं। मैं पैसा बनाने की बात नहीं कर रहा हूं, बट गवर्नमेंट को एज अ पॉलिसी मैटर यह देखना चाहिए कि अगर आपके पास कोई इन्वेस्टर है और उस इन्वेस्टर ने अपने इन्वेस्टमेंट को हेज करने के लिए यह फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में पोजीशन ली है, तो उनसे तो कम से कम आप कम एसटीटी लीजिए। आपने उन सभी लोगों को, चाहे वह अपने पोर्टफोलियो को हेज कर रहे हो
चाहे वो स्वीट इनकम अर्न करना चाहते हो, चाहे वो एडिशनल पॉकेट मनी अर्न करना चाहते हो, या कोई पैसिव इनकम जनरेट करना चाहते हो, उन सभी को हेज फंड या सट्टे के बराबर कर दिया। यानी कि मेरे हिसाब से आपने उन लोगों की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ा दी जो लोग अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को खुद छोटी मोटी नॉलेज से हेज करना चाहते हैं। तो यह भी मेरे हिसाब से कुछ बहुत खास या विशेष कदम आम जनता के लिए स्पेशली नहीं है, क्योंकि हेज फंड या बड़े ब्रोकर्स या बड़े डीलर्स, उनकी आमदनी में इस थोड़े से एसटीटी इंक्रीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर आप एक आम नागरिक हैं, मिडिल क्लास हैं, तो आपका एसटीटी पर ट्रांजैक्शन 400-500 रुपए से बढ़कर ऑलमोस्ट 700 से 800 रुपए पर ट्रांजैक्शन पर ट्रेड हो जाएगा फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, जी हाँ, आपने सोवरेन गोल्ड बॉन्ड अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे बेचा, अपने टाइम ड्यूरेशन पे बेचा, मार्केट में हाईएस्ट रेट। जी हाँ, सरकार ने जब भी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड मार्केट में बेचे हैं तो आप पुराना डेटा चेक कर लीजिए। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड सरकार की जो सेल रेट है, उस दिन सोने की मार्केट रेट से ज्यादा में सरकार ने बेचे। जब आपने अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे अपनी इच्छा से अपने टेन्योर के लिए माल बेचा और सामने वाले ने खुले दिल से उसको एक्सेप्ट करके खरीदा, तो इज इट फेयर, लेजिटमेट, या अगर ऐसा कहें कि कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन को कंप्लीट करता है कि आप टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सेल को चेंज कर दें? आप यह कहें कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स जो आपने ऑफ मार्केट खरीदे या किसी ने लिक्विडिटी के लिए सरकार से खरीदकर अपने मार्केट में सेल किए, तो वह लोग समझदार नहीं है, उन्होंने बेवकूफी की है, इसलिए सरकार यहां पर टैक्स लेगी। आई डोंट थिंक दिस इज अ वेरी वेरी गुड डिसीजन, एंड ये अल्टीमेटली देश की वैल्यू और गवर्नमेंट की वर्ड ऑफ माउथ जरूर खराब करेगा। आई थिंक गवर्नमेंट शुड लुक इनटू कि अगर आपने कोई कमिटमेंट किया है, आपने किसी को कोई ट्रस्ट पे कोई चीज दी है, तो दैट शुड रिमेन कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर यू आर मेकिंग मनी आउट ऑफ इट और नॉट। अब आते हैं गर्मियों की छुट्टियों पे। जी हाँ, गर्मी की छुट्टी में हम सब ये कोशिश करना चाहते हैं कि विदेश घुमाएं, क्योंकि भारत की महंगाई, भारत की टूरिस्ट स्पॉट्स और भारत के अंदर टूरिस्ट लोकेशंस पे रश, तो आपको यह फील होगा कि इंडिया में घूमने की जगह विदेश घूम सकते हो। और गवर्नमेंट भी यही चाहती है, गवर्नमेंट भी यही चाहती है कि आप विदेश घूमने जाओ, आराम से घूमो और वहां पर आप 2% टीसीएस कटाकर विदेशी मुद्रा में खर्च करो। तो एक तरफ गवर्नमेंट चाहती है कि विदेश से इन्वेस्टमेंट इंडिया आए, और दूसरी तरफ गवर्नमेंट ये चाहती है कि तुम थोड़ा सा पैसा दे दो 2% टीसीएस और तुम विदेश जाकर वापस उस विदेशी मुद्रा को खर्च करो। एज अ पॉलिसी मैटर, डू यू थिंक दिस इज करेक्ट? मेरे को लगता है कि आप जब विदेश से इन्वेस्टमेंट मंगा रहे हैं, विदेशी इन्वेस्टमेंट के लिए उनको सब तरह के टैक्स इंसेंटिव दे रहे हैं, तो आपको आपका टूरिज्म, आपके पास दुनिया में सबसे बड़ी आबादी है, आपने अपने टूरिज्म सेक्टर को कोई स्टिमुलस देने की जगह आप ये कह रहे हैं कि आप विदेश जाइए, 2% टीसीएस कटाइए, क्योंकि वो पैसा तो सरकार को मिल ही जाएगा आपकी टैक्स कलेक्शन में, और उसके अगेंस्ट आप जाके फॉरेन एक्सचेंज, चाहे डॉलर हो, यूरो हो, येन हो, उसको खर्च करिए। दिस इज नॉट करेक्ट। आई थिंक गवर्नमेंट को पॉलिसी में टूरिज्म सेक्टर के लिए, होटल्स के लिए यहां पर स्टिमुलस देना चाहिए था, जिससे कि हमारे देश के आम नागरिक देश में ट्रैवल कर सके और देश में ट्रैवल करके देश की इकोनॉमी को भी कंट्रीब्यूट कर सके, रेदर देन सारा पैसा विदेश जाके खर्च करे। इससे सबसे ज्यादा फायदा सरकार को ही होगा। लॉन्ग टर्म में सरकार को जॉब क्रिएशन मिलेगा, साथ में जीएसटी कलेक्शन के अगेंस्ट में जो ये 2% टीसीएस का लॉस होगा ना, वो कंपेंसेट ज्यादा करेगा सरकार को। तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट शुड थिंक कि एज अ पॉलिसी मैटर जीएसटी कलेक्शन, या ऐसा कहें कि टीसीएस 2% हटा दें या बढ़ा दें, लोगों को स्टिमुलस दिया जाए कि वे देश में घूमे फिरे और देश की इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट कर सके। गवर्नमेंट ने इस बजट में लोगों को कहा है या विदेशी इन्वेस्टर्स को कहा है कि आप विदेश से आइए, इंडिया में इन्वेस्ट करिए, तो आपको एआई या किसी भी तरह के सॉफ्टवेयर सर्विसेज के अंदर छूट मिलेगी, बट उसका डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको किसी इंडियन कंपनी के साथ टाई अप करना पड़ेगा। तो भाई, अगर आप विदेश की कंपनी को आके इंडिया के एआई या टेक्नोलॉजी सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए टैक्स इंसेंटिव दे रहे हैं, तो इंडियन कंपनीज को भी दो। आपने वहां पे फॉरेन कंपनी की जगह ऑल कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया अगर आप लिख देते, तो आपकी देश की इकोनॉमी में जो देश की प्रमोटेड कंपनीज हैं उनको भी फायदा मिलता। एक तरफ तो आप कह रहे हो कि माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक मत यूज करो, आप जीमेल के सारे टूल्स मत यूज करो, आप जोहो को यूज करो और आपकी मिनिस्ट्री के सारे ऑफिशियल्स भी जोहो यूज करें, क्योंकि वो मेड इन इंडिया को प्रमोट करता है, इंडिया के अंदर इंडियन कंपनी को प्रमोट करता है। और दूसरी तरफ आप खुद अपनी बजट में कह रहे हो कि आप विदेश से आओ, इंडिया में डेटा सेंटर्स या टेक्नोलॉजी रिलेटेड सर्विसेज करो। तो ये कॉन्ट्ररी बातें क्यों? इन दोनों की जगह आप वहां पे फॉरेन कंपनी की जगह इंडियन कंपनी या एनी कंपनी स्टैब्लिश्ड एंड इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया फॉर
एनी टाइम अगर आप लिख देते तो देश की पुरानी कंपनीज जिनके पास खूब सरप्लस पैसा है बट नए एवेन्यूज नहीं है, नई दिशा नहीं है कि कहां इन्वेस्ट करें, वो भी इन्वेस्ट करती। जो इन्वेस्टर्स या जो बिजनेसमैन जिनके पास सरप्लस पर्सनल मनी है वो भी इंडिया में इन्वेस्ट करते, और कंपनी होने की वजह से कोई विदेशी इन्वेस्टर भी इंडिया का इन्वेस्ट करता। तो आई थिंक गवर्नमेंट शुड लुक इनटू कि आप एक जगह कुछ कह रहे हैं, एक जगह कुछ कह रहे हैं, इन चीजों को कंपेयर या ऐसा कहें कि इन दोनों चीजों को साइमल्टेनियसली हम साथ में रख के चल सके। एजुकेशन टारगेट, जी हाँ, गवर्नमेंट ने एजुकेशन सेक्टर का अलोकेशन जीडीपी का 3% कर दिया, जो कि 6% से कम नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे देश में हम आज भी प्राइवेट स्कूल्स के लिए ही तड़प रहे हैं। जी हाँ, आप किसी भी रेप्यूटेड प्राइवेट स्कूल के बाहर अगर लाइन देखेंगे कुछ महीनों में तो वह एडमिशन की लाइन होगी, बट ऐसी एक भी सरकारी स्कूल का नाम बता दीजिए जहां पर एडमिशन के लिए लाइन है। ऐसी कोई सरकारी स्कूल नहीं है जहां पर एडमिशन के लिए लाइन है। हाँ, कुछ स्कूल्स होंगी जो बहुत अच्छी हैं, टीचर्स भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, बट गवर्नमेंट की तरफ से केपेक्स सपोर्ट नहीं है। इतनी जमीनें हैं, कितनी सरकारी स्कूल्स में वर्ल्ड क्लास लेवल के प्लेग्राउंड्स हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे देश के एथलीट्स ओलंपिक से मेडल लाएं, बट क्या ग्राउंड लेवल पर हम उनको वह सपोर्ट दे रहे हैं? आप देखिए चाइना में जाके स्कूल्स, चाइना में गवर्नमेंट स्कूल्स के अलावा प्राइवेट सेक्टर स्कूल कोई सेटअप ही नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल्स एंड प्राइवेट स्कूल्स आर द सेम स्कूल्स, यानी कि सिर्फ गवर्नमेंट अप्रूव्ड या गवर्नमेंट की ही स्कूल चाइना में चलती है, और वहां की देश की इकोनॉमी इंडिया की देश की इकोनॉमी से भी स्लो है, बट आप लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी देखिए। तो मेरे हिसाब से चाइना की स्कूल्स और इंडिया की स्कूल्स में अभी भी जमीन आसमान का फर्क है। इसके अलावा हमारे देश की ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटी अदर देन आईआईटी एंड आईएम इंटरनेशनल लेवल पर फेम्ड है? कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसके लिए वर्ल्ड से या बाहर से स्टूडेंट्स आकर लाइन लगा के खड़े हैं? आपको इन इंस्टीट्यूशंस, इन स्कूल्स, इनके ऊपर वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि यही हमारे देश का फ्यूचर बिल्ड करेंगे। शायद एजुकेशन जो आईआईटी आईएम पुराने जमाने में स्टैब्लिश हुई, इनकी वजह से ही आज हम इस मुकाम पर खड़े हैं कि दुनिया भारत की तरफ देख रही है। अगर भारत ने एजुकेशन सेक्टर की तरफ ना देखा तो मुझे लगता है कि हम लॉन्ग टर्म कंपटीशन में पीछे रह जाएंगे, इस एआई टेक्नोलॉजी के जमाने में पीछे रह जाएंगे, और इंटरनेशनल लेवल पर स्पोर्टिंग इवेंट्स में भी पीछे रह जाएंगे। अगर गवर्नमेंट अपना केपेक्स सपोर्ट एजुकेशन सेक्टर पर बढ़ाएगी तो लॉन्ग टर्म में हमारे देश के रिजल्ट्स रिमार्केबल होंगे। तो मेरे हिसाब से इस बजट 2026 में आम मिडिल क्लास लोगों के लिए सड़क में गड्ढे ही गड्ढे हैं। जी हाँ, सड़क में गड्ढे ही गड्ढे हैं, या ऐसा कहें कि वह सड़क जो 2 दिन पहले बनी थी उसे वापस खुरेद कर नया बनाने के लिए छोड़ दिया गया है। और बड़े कॉर्पोरेट्स के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, गरीबों के लिए या लोअर क्लास के लिए वहां पर फ्रीबीज हैं या सब्सिडीज हैं, और हम मिडिल क्लास लोगों के लिए सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे, या ऐसा कहें कि हमें एक शॉक एब्जॉर्बर जैसे इकोनॉमी के बीच में डाल दिया है। और कहा तो जाता है कि आप इकोनॉमी का दिल हैं, बट इफेक्ट अल्टीमेटली शॉक एब्जॉर्प्शन का है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा।